हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक्स समझेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक ही वेरिएबल यूज होता है और इसमें जो डिग्री होती है वो 2 होती है। यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और उसमें हाईएस्ट पावर 2 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a, b और c ये रियल नंबर्स होते हैं और a 0 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब समझिए, a, b और c रियल नंबर्स है। a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, b क्या है, x का कोएफिशिएंट और c क्या है, कांस्टेंट। तो ये a, ये b और ये c ये रियल नंबर्स होंगे, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये रूट में भी हो सकते हैं, ये डेसिमल भी हो सकते हैं, यानी कि ये रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और ये इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन जो a है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? देखिए, एक इसका कोएफिशिएंट है x² का। अगर a की जगह हम 0 रख देंगे तो 0 इंटू x², ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म ही हट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये टर्म अगर हट गया तो अब क्या बचा, bx प्लस c। तो x की पावर कितनी है, 1। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ से बन रहा है क्योंकि डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। अगर a की जगह 0 आ गया तो ये पार्ट ही हट जाएगा और फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² का कोएफिशिएंट है यानी कि a, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसके बाद ये वाला कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर a, b और c का मतलब क्या होता है। देखिए, पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 2x² प्लस 3x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। पहले तो ये एक इक्वेशन है। क्यों? इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, बीच में इक्वल टू का साइन है, ठीक है। और यहाँ हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था, एक ऐसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है इसमें सिंगल वेरिएबल होता है। अब यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है, x ही है, भले ही x 2 बार यूज हो गया लेकिन वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ ना, x ही यूज हुआ यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि सिंगल ही वेरिएबल यूज हुआ है और इसमें डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। तो ये कैसी इक्वेशन हुई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, क्योंकि यहाँ पर डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू क्या होगी। a का मतलब क्या हुआ, जो x² का कोएफिशिएंट है, और x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2, यानी कि ये जो 2 है ये x² के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि 2x² का कोएफिशिएंट है। तो a की जगह क्या है, 2, b की जगह क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है 3, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव 2 था तो पॉजिटिव 2 आया, ये x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 3 है। तो ये किसका काम कर रहा है, b का, तो b की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। इसके बाद c यानी ये कांस्टेंट क्या है, -300। तो यहाँ पर आप c की जगह क्या लिखेंगे, -300। तो जब आप a, b और c की वैल्यू रखेंगे, इस पूरे चैप्टर में जब भी रखेंगे वैल्यू इन तीनों की, तो साइन का बड़ा ध्यान रखना है, साइन गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, 4x माइनस 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले हमने क्या किया, अब यहाँ पर इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। यहाँ देखिए, पहले x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि सबसे बड़ी पावर पहले आनी चाहिए, तो ये वाला टर्म पहले आएगा, प्लस 4x बाद में, प्लस 2 यहाँ पर आएगा। अब हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, जो x² का कोएफिशिएंट है -3, तो a की जगह -3। b की वैल्यू क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है +4, तो b की वैल्यू +4। c की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट +2, तो ये क्या हुआ, +2। अब इसके बाद एक और यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, 2.5x² माइनस √7x इज इक्वल टू 9। अब ये जो कांस्टेंट 9 है ये राइट हैंड साइड में है और स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहिए, तो हम इसको इस साइड में पहले लेकर आएंगे।
2.5x² माइनस रूट 7x, ये पॉजिटिव 9 इधर आके -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 0। अब देखिए अगर आप यही से देखते तो आपको गलती से ये भी रख सकता था कि c की वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू, तो पॉजिटिव 9 है तो वो गलत हो जाता। जब आप इसको इस साइड में लेकर आएंगे तब आपको कांस्टेंट की रियल साइन समझ में आएगी। तो अब आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है, जो x² का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव 2.5, तो a की वैल्यू 2.5, b की वैल्यू क्या है -√7, b की वैल्यू -√7, c की वैल्यू ये कांस्टेंट -9, तो c की वैल्यू -9। अब हम देखेंगे मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि वो कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो हम सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, और दूसरा होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा। तो आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, तो या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये एक नोट लिखा है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशंस, यानी कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए ये कई बार हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। इक्वेशन सॉल्व करने का ये मतलब होता है कि इक्वेशन में जो वेरिएबल हमें दिया गया है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जैसे ही आपको इक्वेशन के वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो इसका ये मतलब होता है कि आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। और जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते आए हैं, कई बार हमने सॉल्व किया है लीनियर इक्वेशन को, तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होती है, यानी कि उसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, 1 होती है, तो उसमें आपको सॉल्यूशन भी एक ही मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसमें x वेरिएबल दिया गया है, तो x की एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। मान लीजिए x की वैल्यू मिल गई 2, या x की वैल्यू मिल गई 3, या x की वैल्यू मिल गई -5, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन में x की एक ही वैल्यू मिलेगी, यानी उसमें एक ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री होती है 2, यानी उसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसमें सॉल्यूशन भी 2 ही निकलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसमें सॉल्यूशन भी 2 निकलेंगे। यानी अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो x की 2 वैल्यू निकलेंगी। आप मान लीजिए वेरिएबल y दिया गया है तो y की भी 2 वैल्यूज होंगी, हो सकता है y की वैल्यू 2 भी आ जाए और y की वैल्यू 3 भी आ जाए, या हो सकता है कि x की वैल्यू -2 भी आ जाए और x की वैल्यू 6 भी आ जाए। तो यहाँ पर हमेशा आपको उस वेरिएबल की 2 वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नोट है, नोट का मतलब है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या तीसरा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि चाहे आप सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसके सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, तो आप वहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे सिंपली, यानी जो भी वेरिएबल होगा उसकी 2 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। या किसी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जीरोस फाइंड कीजिए, तब भी आपको ये सॉल्यूशन ही निकालने हैं और उन्हीं सॉल्यूशन को आप जीरोस भी कह सकते हैं। या किसी क्वेश्चन में आपको कहा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसके रूट्स फाइंड करने हैं, तब भी आपको उसके सॉल्यूशन ही निकालने हैं और आप उसको रूट लिख देंगे। आप सॉल्यूशन लिखिए, रूट लिखिए या जीरोस लिखिए, बात एक ही है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो भी वेरिएबल दिया गया होगा उस वेरिएबल की आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी। अब हम देखेंगे कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। यानी कि अब हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड देखने वाले हैं। तो देखिए ये हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 6x² - x - 2 = 0। हमें इसके रूट्स पता करने हैं, कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो इसमें हम जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो होगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड के द्वारा ही हमें फैक्टर्स पता चलते हैं।
अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड कैसे यूज़ किया जाता है ये हम आपको कई बार समझा चुके हैं। 8th क्लास में भी समझाया था, 9th क्लास में भी समझाया था, और ये जो वीडियो है, जो बेसिक वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड कैसे यूज़ किया जाता है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड का यूज़ करके पहले हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें दी गई है इसके फैक्टर बनाएंगे और फिर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स मिलेंगे? 2 रूट्स मिलेंगे। यानी इसमें जो ये वेरिएबल है x, इसमें हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो इसके सॉल्यूशन में हम ये इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे 6x² - x - 2 = 0। अब यहाँ पर हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इसके लिए हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करेंगे। और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड में पहला स्टेप हमारा क्या होता है? फर्स्ट और लास्ट टर्म को इनके साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और इनके साइन का भी ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 6x² और लास्ट टर्म क्या है -2, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -12x²। तो ये आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब ये जो 12 है इसके आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के क्या स्टेप्स होते हैं, लेकिन एक बार फिर से बता रहे हैं। तो ये जो 12 है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब ये जो आप देख रहे हैं 2 2 एंड 3, ये प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 12 के। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड का मतलब होता है कि जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना मतलब 2 पार्ट्स में तोड़ देना है। अब अगर ये बीच वाला पार्ट, ये मिडल टर्म, अगर आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो इससे आपको 2 टर्म्स मिलेंगे और उन 2 टर्म्स के कुछ साइन भी होंगे। अब वो साइन क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे। अब ये वाला टर्म देखिए, जो बीच वाला टर्म है इसका साइन क्या है? माइनस। ये जो बीच वाले टर्म का साइन होता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जब हम इस मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में, तो उसमें जो पहला टर्म हम लिखेंगे उसका साइन माइनस होगा, जो यहाँ से हमें पता चला। तो यहाँ हम ये माइनस लिख देते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि जब मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है, तो इसमें हम जो पहला टर्म लिखते हैं नॉर्मली वो बड़ी वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद छोटी वैल्यू। तो पहले टर्म की ये वैल्यू तो हमें मिल गई कि माइनस होगी। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है? इसके साइन से, यानी ये जो लास्ट टर्म है इसके साइन से हमें पता चलता है कि जो 2 टर्म्स आएंगे वो आपस में क्या होंगे? वो आपस में माइनस होंगे। अब ऑलरेडी एक साइन माइनस है और आपको दोनों टर्म्स को क्या करना है? माइनस ही करना है। तो दूसरे टर्म का साइन क्या होगा? प्लस, क्योंकि माइनस और प्लस ही तो आपस में माइनस होते हैं। तो यहाँ से हमें ये दोनों साइन पता चल गए। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर -x है। -x का मतलब होता है -1x। तो ये -1x आपको याद रखना है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ और वो ये होगी कि जो मैं बोलूँगा और जहाँ मैं पेंसिल रखूँगा वो आपने याद रखना है। देखिए जब हम मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में बट जाएगा। उन दोनों टर्म्स के साइन हमें पता चल गए। जो पहले लिखेंगे वो माइनस का होगा, जो बाद में लिखेंगे वो प्लस के साइन वाला होगा। अब वो 2 टर्म्स होंगे क्या, वो नंबर्स क्या होंगे, वो कैसे पता चलेगा? वो हमें यहाँ से पता चलेगा, ये जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले थे, ठीक है। अब देखिए हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको, देखिए मैंने पेंसिल कहाँ पे रखी, जिनको माइनस करके -1x आए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको माइनस करके -1x आ जाए और मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिला था? -12x², मल्टीप्लाई करके -12x² आ जाए। इसको ज़रा फिर से समझ लीजिए, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको माइनस करके -1x आए और मल्टीप्लाई करके -12x² आए। वो 2 नंबर्स हमें यहाँ से मिलेंगे। अब यहाँ पर ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। आपको जहाँ पर सही आंसर मिले आप वहाँ पे रुक सकते हैं। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि यहाँ से हम 2 नंबर क्या निकालेंगे, 3 2 जा क्या होता है 6। यानी कोई बच्चा अगर ये कहता है कि एक तो नंबर -6 हो सकता है, 3 2 जा 6, तो बचा क्या? ये वाला 2, तो +2। तो -6 और +2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो -12x² तो आ ही जाएगा। लेकिन -6 में से अगर आप -6 और +2 को सोल्व करते हैं, 6 में से 2 गया 4, तो आपको
मिलेगा -4, लेकिन हमें यहाँ -4 नहीं चाहिए, हमें यहाँ -1x चाहिए, तो ये वाला तो सही नहीं है। तो यही से कुछ और निकालते हैं। 2 2 जा 4, यहाँ -4 लिखते हैं क्योंकि पहले नंबर का साइन माइनस में रहेगा, फिर प्लस का साइन आएगा। 2 2 जा 4, बचा क्या 3 +3। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -4 × 3 करेंगे तो -12x² आता है, और -4 + 3 को सॉल्व करते हैं तो -1 भी आता है। यानी कि सही नंबर होगा -4x + 3x। इनके साथ x लगाकर बात करते हैं, यानी कि जो पहला टर्म आएगा वो होगा -4x, जो दूसरा टर्म होगा वो होगा +3x। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब हम यहाँ इस जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो ये 6x² एज इट इज लिखा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -4x + 3x, -2 एज इट इज इक्वल टू 0। जरा देखिए क्या ये सही किया हमने, -4x + 3x सोल्व करेंगे तो -x आएगा, बिल्कुल सही है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आएगा, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि हम सही जा रहे हैं। अब आगे देखिए, पहले दो टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को लीजिए, इनमें क्या कॉमन है इसको चेक कीजिए। ये दोनों नंबर देखिए 6 और 4, ये 2 की टेबल में आते हैं, तो इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, और एक x भी दोनों में कॉमन है, x भी कॉमन आ गया, यानी इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आया 2x, ब्रैकेट ओपन कीजिए। 6 में से 2 कॉमन आया, क्या बचा 3, ठीक है। x² में से एक x बाहर कॉमन आ गया, बचा 1x। अब मिला क्या हमें 3x, उसके बाद ये माइनस का साइन है यहाँ लिखा, यहाँ से x तो बाहर आ चुका है। 4 में से 2 कॉमन आया, क्या बचा 2, तो हमें ब्रैकेट में क्या मिला 3x - 2। अब ये कॉमन आपने सही लिया है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, 2x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यही मिल जाएगा। 2x को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यही वाला टर्म आ जाएगा, जिससे पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं। उसके बाद इस ब्रैकेट में हमें क्या मिला 3x - 2, तो इसके बाद जो अगला ब्रैकेट आएगा उसमें भी 3x - 2 ही आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब अगले दो टर्म लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस ब्रैकेट में 3x - 2 है, और अगले ब्रैकेट में भी आपको 3x - 2 ही चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स क्या है 3x - 2, यानी कि जो पॉजिटिव 3x चाहिए वो यहाँ पॉजिटिव ही है, 2 माइनस का चाहिए, यहाँ भी माइनस का ही है। इसका मतलब हमें इन दोनों टर्म्स में साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर साइन बदलने की ज़रूरत ना हो तो हम इन दोनों टर्म्स में से प्लस का साइन ही कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का साइन आया। 3x - 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया +1, ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब 3x में से 1 कॉमन आया तो 3x ही बचा, -2 में से 1 कॉमन आया तो -2 ही बचा, इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ गई है, इसका मतलब हम सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये जो दोनों ब्रैकेट आ गए जिनमें कि कॉमन वैल्यू है, एक की वैल्यू है 3x - 2, तो एक फैक्टर तो हमें यहीं पर मिल जाएगा। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक फैक्टर तो हमें यहीं से मिल जाएगा, 3x - 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा फैक्टर कहाँ से मिलेगा, आधा यहाँ से और आधा यहाँ से, यानी कि 2x + 1 है, +1 लिखिए, इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके हमें रूट पता करने हैं, इसके दो फैक्टर्स यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, 3x - 2 पहला फैक्टर, 2x + 1 दूसरा फैक्टर। अब ये जो 0 है ये इस फैक्टर के साथ भी है, और यही 0 इस फैक्टर के साथ भी है, तो यहाँ पर हम 3x - 2 इज इक्वल टू 0, यानी इसके साथ 0 लगा देंगे, और यहाँ पर ये 2x + 1 इसके साथ भी तो 0 है, तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख देंगे। अब एक x की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिलेगी, और उसके बाद दोबारा जो x की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। अब देखिए क्या करेंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0 है, 3x को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू ये -2 इधर आके +2 हो गया, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया, तो x की एक वैल्यू तो हमें मिल गई 2/3, तो x का एक, तो ये जो एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमें मिल चुका है 2/3। दूसरा यहाँ से निकालते हैं, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू +1 इधर आके -1 हो गया, x को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आ गई -1/2, तो ये दूसरा रूट भी हमें मिल गया है।
तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया था कि अगर आपको एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसके रूट्स पता करने हैं तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। आपको ये जो वेरिएबल दिया गया है, जैसे कि यहाँ x वेरिएबल था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि x की 2 वैल्यू निकलेंगी और उनको हम यहाँ पर रूट कहेंगे। तो x की एक वैल्यू मिली 2/3, x की दूसरी वैल्यू मिली -1/2। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रूट्स हमें मिल चुके हैं। एक रूट तो है 2/3, दूसरा रूट है -1/2। अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपके पास इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c = 0 और आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड मतलब आप रूट पता कर रहे हैं। तो x = क्या फॉर्मूला होता है, -b लिखेंगे पहले, फिर प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, अंडर रूट में लिखेंगे b² - 4ac और अपोन में आएगा 2a। अब यहाँ पर जब आप ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको x की 2 ही वैल्यूज मिलती हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ डिग्री 2 होती है वहाँ पर हमेशा आपको 2 ही रूट्स मिलते हैं। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। ये जो प्लस माइनस का साइन है ना वो इसके साथ होता है, अंडर रूट b² - 4ac के साथ, अपोन में 2a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करके, जिसका यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो b² - 4ac होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू भी कहते हैं और इसको कैपिटल D से भी डिनोट किया जाता है। तो हो सकता है आपके टीचर यहाँ पर अंडर रूट में b² - 4ac की जगह अंडर रूट में सिर्फ कैपिटल D लिखवा दे। तो कैपिटल D लिखिए या b² - 4ac लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि अगर आप कैपिटल D लिखते हैं तब भी आपको फॉर्मूला तो ये लगाना ही पड़ेगा b² - 4ac, यानी इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तभी आपको कैपिटल D मिलेगा। तो मैं यहाँ पर b² - 4ac लिख रहा हूँ, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखिए। आपके टीचर कैपिटल D लिखवाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब ज़रा इस एग्जांपल को देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स आपको पता करने हैं, किसके द्वारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला के यूज़ करके, क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा। अब आप कहेंगे कि अभी अभी तो हमने ये एग्जाम्पल देखा था जिसमें यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अभी जो पिछला एग्जाम्पल हमने किया था उसमें हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स फाइंड किए थे, लेकिन कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर हम कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, और आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वही आंसर, वही रूट्स आएंगे जो कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखे थे। तो इसके सॉल्यूशन में पहले हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं 6x² - x - 2 = 0। अब यहाँ पर हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी होगी। a की वैल्यू क्या होगी, जो x² का कोएफिशिएंट है +6, a की वैल्यू आ गई +6। b की वैल्यू क्या होगी, जो x का कोएफिशिएंट है -1, तो b की वैल्यू -1। c की वैल्यू क्या होगी, जो ये कांस्टेंट है -2, c की वैल्यू -2। अब हम यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपोन में 2a। अब ये x अपनी जगह पर आ गया। अब देखिए = का साइन, अब यहाँ पर -b है तो माइनस का साइन, और ब्रैकेट में b की जगह b की वैल्यू क्या है, -1, तो b की जगह b की वैल्यू आ गई -1। ये वाला जो माइनस है वो ये वाला माइनस आया यहाँ पर, और b की वैल्यू ब्रैकेट में -1, फिर ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस लगाया। अंडर रूट में क्या है, b² - 4ac, b² मतलब -1 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन आ गया, 4 है 4 आ गया। 4ac का मतलब है 4 × a × c, तो -4 × a की वैल्यू यानी कि ये 6 × c की वैल्यू यानी कि ये -2, अपोन में क्या है 2a यानी 2 × a, तो 2 × a की वैल्यू यानी कि 6। अब देखिए x = अब यहाँ पर जब ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि +1 आ जाएगा।
प्लस माइनस दोनों साइन आ गए, अंडर रूट में -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस का स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये मिल गया +1। अब यहाँ पर देखिए -4 × 6 × -2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 या 24, 24 × 2 48, तो ये आ गया 48। देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही होता है, तो यहाँ आया +48। साइन का आपको ध्यान रखना होगा, 2 × 6 करेंगे 12 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 12। अब देखिए ये x हमने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू ये 1 अपनी जगह पे, प्लस माइनस एज इट इज़, अंडर रूट में क्या आएगा 1 + 48 करेंगे तो क्या मिलेगा √49, अपोन में क्या है 12, ये 12 है ना, ये 12 अपोन में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये x यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू ये 1 अपनी जगह पे, प्लस माइनस का साइन भी आ गया, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, अपोन में ये 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 7 दो तरीके से, एक है +7 और एक है -7, क्योंकि इसके साथ ये दोनों साइन है, तो एक बार हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे 7 के साथ, एक बार माइनस का साइन, और इसी से हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दो रूट्स मिलते हैं। तो अब देखिए x यहाँ आया इज इक्वल टू, पहले हम लेंगे 1 + 7, तो 1 + 7 अपोन में 12, कॉमा लगाएंगे, आप फिर से x लिखेंगे इज इक्वल टू, इस बार हम ये 7 लेंगे माइनस का, क्योंकि इसके साथ माइनस भी है, यानी ये 1 फिर ये माइनस और फिर ये 7 अपोन में 12। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, x इज इक्वल टू 7 + 1 यानी कि 8/12, तो यहाँ लिखा x इज इक्वल टू 8/12। अब यहाँ सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 7 में से 1 गया 6 और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो मिलेगा -6, अपोन में ये 12 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 8/12 है, ये 2 की टेबल में भी आता है 4 की टेबल में भी आता है, तो आप इसको 2 से भी काट सकते हैं 4 से भी काट सकते हैं, हमने इसको 4 से काटा है, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, क्या मिला 2/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए -6/12 है, ये 2 की टेबल में भी आते हैं, ये 3 की टेबल में भी आते हैं और 6 की टेबल में भी आते हैं, तो आप इनको 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं, हम 6 से काटेंगे सीधा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो क्या मिला -1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू मिल गई, यानी हमें दो रूट्स मिल गए यहाँ, एक रूट है 2/3 और एक रूट है -1/2। तो जब हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ किया था तब भी यही आंसर आया था, क्योंकि यही इक्वेशन यूज़ करी थी हमने, और जब हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया है तब भी हमें यही सेम आंसर मिला है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ, ज़रा इन दोनों रूट्स को देखिए, एक रूट क्या है 2/3 और दूसरा रूट क्या है -1/2, ये दोनों रूट्स डिफरेंट है, तो इनको हम कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स या फिर 2 डिफरेंट रियल रूट्स, यानी ये दोनों डिफरेंट रियल रूट्स हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले जिसमें कि दोनों रियल रूट्स सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, जैसे कि x की वैल्यू आई 1/2 और यहाँ पर भी x की वैल्यू हो सकता है 1/2 ही आ जाए, उसको हम कहते हैं 2 रियल सेम रूट्स। और ऐसा भी हो सकता है कि रूट्स हो ही ना, यानी कि रियल रूट्स निकले ही नहीं, तो 3 इसमें ऑप्शन हो सकते हैं, पहला 2 डिफरेंट रियल रूट्स आ जाएं, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों सेम या इक्वल रियल रूट्स आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि रियल रूट्स आए ही ना। तो ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर आप कैसे बताएंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है इसके 2 डिफरेंट रियल रूट्स होंगे या 2 इक्वल या सेम रियल रूट्स होंगे या फिर रियल रूट्स होंगे ही नहीं, ये हम कैसे पता करते हैं, ये अब हम आपको समझाएंगे। तो अब हम समझेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ये जो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई ना, डिफरेंट रूट आ सकते हैं, सेम रूट आ सकते हैं, या हो सकता है कोई रूट ना हो, इसी को हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अब इसके लिए पहले तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर हमने लिखी हुई है, ax² + bx + c = 0। अब इसके बाद हम सबसे पहले निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये D और कुछ नहीं बल्कि b² - 4ac ही होता है। ठीक है, तो जब आप b² - 4ac को सोल्व करते हैं, यहाँ पर b, a और c की वैल्यू रखते हैं और उसके बाद इसकी एक सोल्व करके इसकी एक फाइनल वैल्यू निकालते हैं जो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और 0 के इक्वल भी आ सकती है, तो उसी पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा।
अगर d ग्रेटर देन 0 है, जब मैं कह रहा हूं कि d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब मैं b स्क्वायर माइनस 4ac की बात ही कर रहा हूं कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तब कैसे रूट आते हैं, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तब दोनों रियल रूट्स डिफरेंट आते हैं, डिस्टिंक्ट आते हैं। जैसा कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था दोनों रूट्स डिफरेंट आए थे। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तब टू इक्वल रियल रूट्स आते हैं, तब दोनों रियल रूट्स की वैल्यू सेम आती है। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होती है, इफ़ d इज़ लेस देन 0, इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, देन नो रियल रूट्स, उस केस में कोई रियल रूट नहीं होता है। और इसी को मैंने यहाँ पर इस तरीके से भी लिख दिया है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, टू इक्वल रूट्स होंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ गई, तब नो रियल रूट्स, तब कोई रूट नहीं निकलेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, कैसे पता करते हैं। इससे नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे और फिर उनका नेचर ऑफ रूट पता करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसमें, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका नेचर ऑफ रूट बताना है। यानी कि हमें ये बताना है कि क्या इसमें दो डिफरेंट रूट आएंगे, या फिर इसमें दो सेम या इक्वल रूट्स आएंगे, या फिर इसके कोई रूट नहीं होंगे, ये हमें बताना है। तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पर निकालनी है, a, b और c की वैल्यू। a की वैल्यू क्या होगी, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यानी कि पॉजिटिव 2। b की वैल्यू क्या होगी, जो x का कोएफिशिएंट है -4। c की वैल्यू क्या होगी, जो कांस्टेंट है +3। a, b और c की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब चाहे तो आप यहाँ पर d भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपके टीचर b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह सिर्फ d लिखवाते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वैल्यूज तो आपको ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो b की जगह है -4, तो -4 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, फिर 4, फिर इंटू a इंटू सी है, तो इंटू a की वैल्यू यानी कि 2, इंटू सी की वैल्यू यानी कि 3। अब देखिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब -4 इंटू 2 इंटू 3 करिए, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -24। अब 24 में से माइनस कीजिए 16 को, तो आपको मिलेगा 8, और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो आपको मिलेगा -8। अब -8 लेस देन 0 होता है, और अभी हमने आपको क्या बताया था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस में आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, या लेस देन 0 होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें कोई रियल रूट नहीं होगा। तो वही तो यहाँ पर अब हमने लिखा, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू माइनस आई है, नेगेटिव आई है, इसलिए इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं निकलेगा। अब सेकंड देखते हैं क्या एग्जांपल है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम a, b और c की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू ये हो गई +6, b की वैल्यू x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और माइनस का साइन है तो -1, तो b की वैल्यू -1, c की वैल्यू ये -2 कॉन्स्टेंट -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की वैल्यू यानी कि 6 इंटू सी की वैल्यू यानी कि -2। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो +1। अब यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का साइन, 4 6 जा 24, 24 इंटू 2 48 आएगा। 48 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 49। तो और 49 पॉजिटिव आया, यानी कि ये जो वैल्यू हमें मिली b स्क्वायर माइनस 4ac की, जो पॉजिटिव 49 है, ये ग्रेटर देन 0 है। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उसमें क्या होता है, टू डिफरेंट या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये जो हमें यहाँ पर इक्वेशन दी गई है, इसके दो डिफरेंट रियल रूट्स निकलेंगे।
अब थर्ड एग्जाम्पल 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू जो ये कोफिशिएंट है पॉजिटिव 3, बी की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है माइनस 2 अंडर रूट 6 वो लिखा, सी की वैल्यू कांस्टेंट पॉजिटिव 2। अब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यानी कि 3 इंटू सी की वैल्यू यानी कि 2। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, रूट 6 के ऊपर भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये लिखा 4 रफ वर्क में। रूट 6 का स्क्वायर करेंगे यानी रूट 6 इंटू रूट 6 क्या होता है 6 होता है। 4 6 क्या होता है 24, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव 24। अब माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आता है, आगे पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आएगा, तो यहाँ माइनस का साइन। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में से माइनस कीजिए 24 तो आपको मिलेगा 0। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 0। और ये हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 इक्वल रूट्स आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।